हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। तो भाई आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। अभी तक अपन ने क्या पढ़ाई करी है बेटा? अभी तक अपन ने वर्क डन के ऊपर पढ़ाई करी है कि वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से कैसा होता है, टेंशन फोर्स की वजह से कैसा होता है, स्यूडो फोर्स की वजह से कैसा होता है, या थोड़ा सा और वाइड रेंज में बोलूं तो मैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैसा होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसा होता है। वेरिएबल, वन ऑफ द वेरिएबल फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स, हम पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी। तो अभी तक अपन ने जितनी पढ़ाई करी, अब अपन एक स्टेप आगे ले रहे हैं टुवर्ड्स एनर्जी। क्या पढ़ेंगे अब अपन इसके बाद? एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन उसके बीच में एक छोटी सी चीज और पढ़ना चाहते हैं कि भाई कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्चुअल में क्या होते हैं। देखो भाई, दो तरह के जो फोर्स हैं आपके, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो अब अगर मैं कंजर्वेटिव की बात करूं तो ये ऐसे फोर्स होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं। यानी कि सपोज दिस इज वन ऑब्जेक्ट, ये यहां से ये ट्रेवल किया और ये यहां आ गया। लेकिन ये ट्रेवल क्यों किया? ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर मैंने कुछ फोर्स लगाया होगा तो ये डिस्प्लेस हो गया, यहां से यहां आ गया। अब इसका जो पाथ था वो कुछ ऐसा था, लेकिन जो इसका वर्क डन था वो इसके पाथ पे डिपेंड नहीं किया। इसका वर्क डन किस पे डिपेंड किया? इसकी इनिशियल पोजीशन पे और डायरेक्टली इसकी फाइनल पोजीशन पे। तो इसे तो हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब एक और मेरे पास पार्टिकल है, अब ये यहां से यहां आना है, यहां से यहां पे कहीं पे आना, लेकिन अब देखो ये स्ट्रेट नहीं आएगा, ये कैसा आएगा? थोड़ा सा घूम फिरता हुआ जिगजैग मैनर में, और ये यहां पे कहीं पे आ गया। तो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? उनमें जो अपन वर्क डन कैलकुलेट करते हैं वो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं वो क्या होते हैं? अपने कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये डेफिनेशन है यहां पे इनकी। डेफिनेशन अगर अपन देखें, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय, अब देखो इस चीज को ना अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप लोग भी अपनी अपनी कॉपीज में इसको लिख करके अंडरलाइन कर लेना। बाय और अगेंस्ट, इसका क्या मतलब है ये अपन समझेंगे। So conservative forces are those forces in which work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final position, है ना? It will not depend on the path. और नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट। अगेन मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, इसको अंडरलाइन कर लेना। बाय द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल अगर अपन लें तो क्या क्या हो सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक को अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपके 12th में आएगा, अपन 12th में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग को अपन अभी डिस्कस कर सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ये सब जो एग्जांपल है ये आपके नॉन कंजर्वेटिव में आता है। अब एक बार अपन और स्कीमेटिक से देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। तो आओ इधर देखें, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये आपका यहां पे ओरिजिन हो गया। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1, 2, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल जो है वो कैसे ट्रेवल किया होगा। लेट्स से कि जो पार्टिकल है वो अभी यहां से लेट्स से यहां पे कहीं पे अपना पार्टिकल है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3,2, है ना। और ये जो है अपना ओरिजिन पे, यहां पे अपने कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। अगर ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का फंडा समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे बनाने वाले क्वेश्चंस में। अब देखो पार्टिकल जो है, इस पॉइंट को लेट से मैं नाम दे रहा हूं ए। तो पार्टिकल जो है वो ट्रेवल कर रहा है कहां से कहां तक? 0 to A या O to A, ठीक है ना। O से A, यानी कि यहां से ये वाली पोजीशन को मैं नाम दे रहा हूं O। O से A जा रहा है पार्टिकल। तो इनिशियल पोजीशन क्या है बताइए? इनिशियल पोजीशन
क्या 0,0 है? अच्छा, फाइनल पोजीशन बताइए। फाइनल पोजीशन क्या 3,2 है? तो पार्टिकल 0,0 से 3,2 पे जा रहा है, यानी कि पार्टिकल क्या कर रहा है, एक पाथ ले रहा होगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, अगर हमको बोला गया है कि जो वर्क डन है वो यहां से लेकर के यहां तक है, हमको कोई पता नहीं है कि उसने कैसा पाथ लिया है। भाई वो कैसा पाथ ले सकता था, वो चाहता तो मे बी यहां से लेकर के यहां तक हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती, हो सकता है कि वो पाथ कुछ ऐसे ट्रेवल करता, हो सकता है वो पाथ कुछ ऐसे ट्रेवल करता, यानी कि इधर की तरफ एरो, इधर की तरफ एरो, इधर की तरफ एरो। ये केवल समझाने के लिए, कोई भी बनाएगा नहीं इसे, ये अपन केवल समझने के लिए कर रहे हैं कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में क्या अंतर होता है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट दिए होते कि भाई एक पर्टिकुलर फोर्स ने इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, तो ये कौन सा फोर्स होता, कंजर्वेटिव। लेकिन वहीं अगर यहां पे आपको 3 पाथ दे दिए जाए कि वो ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है और ऐसे जा सकता है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड हो रहा है। अब देखो, अगर ये वाला पाथ देखें तो काइंड ऑफ ये एक पैराबोलिक पाथ है। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं, ये जो जा रहा है ये भी एक पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला, ये एक मेरे ख्याल से y = x की कुछ लाइन आ रही है। तो कुछ भी हो सकता है यहां पे, ठीक है ना। और अगर आपको लग रहा है कि भाई हम 3,2 की जगह, तो भाई एक काम करो, इसको 2,2 कर दो, इस वाले पॉइंट को 2 कर दो, ठीक है ना, इनके बीच में लंबा गैप कर दो। तो y = x या y = x² या x = y², यहां पे 3 इक्वेशन अपने पास देखने को मिल सकती है, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसमें इंटरसेप्ट 0 है। तो कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो केवल क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लेकर के चलते हैं। यानी कि इंटीग्रेशन में हमें सिर्फ लिमिट डालनी पड़ती थी और हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे भी देखे हैं जहां पे हमको इक्वेशंस की जरूरत पड़ती थी, फिर हम लिमिट डालते थे, फिर हमारा आंसर आता था। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आओ आगे और देखते हैं। तो आगे चलते हैं अपन। ये तो बेसिकली इनकी डेफिनेशन हो गई और इनके एग्जाम्पल हो गए। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूं, किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, ओके। सो यहां पे अपने पास एक पार्टिकल है, लेट्स से कि एक बॉक्स है m मास का, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस m मास के ब्लॉक को मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूं। तो ये मेरा m मास का ब्लॉक है, इसको मैं ऊपर लेकर के गया, और कितनी हाइट पे लेकर के गया, लेट्स से h हाइट पे मैं ऊपर लेकर के चला गया। अगर मुझे बोला गया कि भाई आप इसका वर्क डन कैलकुलेट करिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक करके इस लेक्चर के एंड में सबको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव होती क्या चीज है। तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को यहां से ऊपर लेके चला गया कुछ h हाइट पे, और मैंने बोला कि मुझे बताइए कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट। तो अगर आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें एक mg फोर्स लग रहा है, और ऊपर की तरफ ऑब्वियस सी बात है कि एक नॉर्मल लग रही होगी, क्या और कोई फोर्स लग रहा है इसमें, नहीं। तो हमको जो वर्क डन बताना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बताना है, ठीक है ना। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, mg, ये अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, यानी कि हाइट लग रही है ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे। ये आपका mg और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ h, इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, यानी कि वर्क डन जो भी आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, हाँ या ना। भाई डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटी का, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो अगर वर्क डन निकालें तो कितना आएगा, केवल मैग्नीट्यूड में, साइन को मैं कंसिडर अगर नहीं करूं तो वर्क डन आएगा कितना, क्या बेटा, mgh, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव साइन भी आएगा cos 180 का, लेकिन अभी अपन अवॉइड कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड में वर्क डन कितना आया इसका, mgh। आर यू सेटिस्फाइड अप टिल हियर। चलो
अब एक और केस लेते हैं। अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, बॉक्स को अभी तक तो मैंने केवल एक पर्टिकुलर एच हाइट पे उठाया था, यहां पे भी मैं सेम काम कर रहा हूं। यहां पे मैं ब्लॉक को यहां पे भी अपन ने कितनी हाइट पे उठाया, ब्लॉक को कुछ एच हाइट पे उठाया, ठीक है ना। ये यहां से रब कर रहा हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने यहां पे भी क्या किया, ब्लॉक को एच हाइट पे ऊपर उठाया, लेकिन इस बार है ना हमारा तरीका थोड़ा सा बदल गया। तरीका कैसे बदल गया, पहले तो हमने क्या किया था, ये ब्लॉक को डायरेक्टली ऐसे ऊपर पहुंचा दिया। अब की बार क्या कर रहे हैं, यहां पे पहले वो थोड़ा सा ऊपर लाए, फिर इधर लाए, फिर थोड़ा सा ऊपर लाए, फिर इधर लेके आए, फिर ऊपर कर दिया, ठीक है ना। ये ऊपर लेके आए, इधर ऊपर, फिर वापस अपनी जगह पे लेके आ गए अपन इसे। तो अब क्या हुआ इस पर्टिकुलर केस में, क्या वर्क डन चेंज हो जाएगा? भाई मैंने क्या किया, पाथ चेंज कर दिया ना यार। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में बेसिक अंतर मैंने आपको क्या बताया, एक तो पाथ पे डिपेंड करता और एक पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो कौन सा वो फोर्स है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता? बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसको तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि ए केस में ये वाली जो पोजीशन थी वो 0,0 थी और ये वाली पोजीशन x, y थी, तो यहां पे या x, y भी कहना गलत है, इसको मैं बोल देता हूं 0,h, 0,h। तो ये जो पार्टिकल था, क्या इसमें y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ? लेकिन इसको मतलब किससे था, इसको क्या स्ट्रेट लाइन पे जाने से मतलब था कि इसको तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब था, और यहां पे अपना वर्क डन आया। उसी तरह से अगर मैं यहां पे बोल दूं कि ये जो पॉइंट है दिस इज 0,0 और जो ये वाला पॉइंट है दिस इज 0,h, यानी कि h हाइट ऊपर आया है। पाथ इसका क्या रहा, पाथ इसका कुछ भी रहा हो, लेकिन इसका वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। बताइए कितना आएगा इसका वर्क डन बाय ग्रेविटी? मैं बोल रहा हूं कि इसका वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा mgh। तो यहां पे अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि इसका वर्क डन mgh आया है और इसका वर्क डन भी mgh था, तो दोनों का वर्क डन सेम कैसे हो सकता है? इसका पाथ अलग था, इसका पाथ अलग है, फिर भी यहां पे वर्क डन mgh आ रहा है। तो एक बार यार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि भाई पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं करता है। हमको क्या निकालना था, वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो ये जो पार्टिकल गया है यहां से लेकर के यहां तक, इसने पहले तो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया ऊपर की तरफ, फिर एक बार और इसने यहां पे ऊपर की तरफ, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला करके h। अगर मैं बोल दूं इसको x और इसको बोल दूं y, तो बेटा क्या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू h है? सब लोग एग्री है मेरी इतनी बात से? क्या इस पार्टिकल को यहां से यहां तक लाने में क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का कोई रोल है? x में तो अभी भी 0 ही है। तो यानी कि ये जो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, इसका कोई सेंस नहीं है। फिर भी हमें वर्क डन तो कैलकुलेट करना है, तो लेट से मैं पॉइंट लगा देता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो अगर मैं बोलूं भाई मुझे बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2। एक मैं बोलता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम 2 to 3, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम 3 to 4, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम 4 to 5। ये आपको अगर मैंने बोल दिया बताने को, तो सबसे पहले हम रेड लाइन पे वर्क डन निकालते हैं कि कितना आएगा। बेटा 2 से 3 यानी कि ये वाला पार्ट, क्या ये हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? क्या जब ये हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा तब भी mg तो नीचे की तरफ ही लग रहा था। बेटा इस पे लग रहा है ना mg यहां नीचे की तरफ, तो इस वाली पर्टिकुलर लाइन पे भी mg तो नीचे की तरफ ही लग रहा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 इज 0। सिमिलरली जब 4 से 5 गए तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया इधर, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो बेटा mg यहां नीचे ही लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में फिर से 90 डिग्री बनी है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। तो बेटा 4 से 5 में भी जो वर्क डन हो गया वो कितना हो गया, 0। तो ये दो बातें हमारे समझ में आई, समझ में आई कि नहीं आई? और मुझे तो टोटल वर्क डन निकालना था यहां से लेकर के यहां तक। तो बेटा टोटल वर्क डन, जो टोटल वर्क डन है, क्या वो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 के बराबर है?
ठीक है ना, यानी कि ये हाइट और ये हाइट मिलकर के क्या हो रही है, एक एच हाइट बन रही है, यानी कि mg इंटू एच, तो ये भी क्या हो गया mgh। ठीक है, फिर से मैं वही वाली बात बोल रहा हूं, हाँ मान रहा हूं कि यहां से यहां तक वर्क डन नेगेटिव हुआ है, यहां पे भी ऊपर गया है ब्लॉक, वर्क डन नेगेटिव हुआ है, हम अभी साइन को कंसिडर नहीं कर रहे। हमारी बात क्या है समझने की कि भाई मैग्नीट्यूड में वर्क डन, और मैग्नीट्यूड में भी साइन में भी देख लीजिए, वैसे तो सेम ही आ रहा है लेकिन मैं साइन अवॉइड कर रहा हूं अभी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे जो वर्क डन आया वही वर्क डन यहां आया, जबकि दोनों में जो पाथ था वो बिल्कुल अलग था। इसका पाथ एक स्ट्रेट लाइन था, इसका पाथ कैसा था, थोड़ा ऊपर जाके जिगजैग में था, मतलब कुल मिला के ऊपर जाके इधर आना, फिर ऊपर, फिर इधर। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस की वजह से, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वजह से वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में 90 डिग्री पे आ गए थे। इज इट क्लियर अप टिल हियर? क्लियर है यहां तक? सबने नोट कर लिया? हम एक और केस देखेंगे। यहां तक नोट कर लिया तो मैं इसको रब करूंगा। कर लिया नोट? बहुत बढ़िया। तो मैं रिजल्ट यहां पे लिख देता हूं कि इसका भी कितना आ गया, mgh। ठीक है ना, यहां पे भी mgh था और यहां पे भी mgh, यानी कि a और b हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा और हमने जो पाथ है उसको और भटकाने की कोशिश करी कि देखें अभी भी वर्क डन चेंज होता है क्या। तो भाई हमने क्या किया, ब्लॉक को थोड़ा सा आगे लेके गए, ऊपर लेके गए, फिर इधर, फिर ऐसे जिगजैग करके फिर यहां ऊपर लेकर के आए। ये देख रहे हो पाथ, ये पहले इधर आया, फिर इधर, फिर ये घूमा और ये घूम करके फिर ये ऐसे यहां पे आया है। पाथ को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये ऐसे आया, देन ये हल्का सा यहां पे ऊपर गया है और फिर ये डिफ्लेक्ट हुआ यहां तक, और देन फिर ये एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ऐसे बन गया। 3 कलर दिख रहे हैं आपको, 3 जगह पे ये डिफ्लेक्ट हुआ है, 1 2 3। ठीक है ना। तो सवाल ये होता है कि भाई यहां पे अगर हम वर्क डन निकालें तो कितना आएगा। अगर यहां पे भी वर्क डन mgh आ गया, बेटा mdh नहीं, mdh तो मसाले होते हैं अपने, mgh, अगर यहां पे भी वर्क डन mgh आ गया तो यानी कि ये वाली बात प्रूव हो जाएगी कि कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको पाथ से कोई लेना देना नहीं होता, उनको तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। मैंने इन तीनों डायग्रामों को एक साथ यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं, क्या बता सकूं कि ये अगर 0,0 कोऑर्डिनेट है तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0,h है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल भी कुछ h हाइट पे ऊपर उठाया हुआ है। अब गया तो ये h हाइट पे ही है, लेकिन इसका पाथ 1 और 2 से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप यहां पे वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, दैट वर्क डन विल ऑल्सो कम एज mgh। क्यों आएगा mgh? थोड़ा सा भी अगर आप सोचें तो ये जो पाथ इसने लिया, देखो ये वाली व्हाइट लाइन पे mg नीचे, तो ये 90 डिग्री, ये वाली व्हाइट लाइन पे mg नीचे, तो ये 90, इस व्हाइट लाइन पे और इस व्हाइट लाइन पे तो वर्क डन क्या हो गया, यहां पे भी 0 और यहां पे वर्क डन क्या हो गया, 0। अब जो हमारे लिए मैटर करती है वो वाली लाइन कौन सी है, ये यहां से लेकर के यहां तक, जो इसको h हाइट पे लेकर के आई, यानी कि इतना वाला पार्ट। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या हुआ होगा, बहुत छोटे छोटे से हॉरिजॉन्टल लाइन आई होंगी, बहुत छोटी छोटी सी वर्टिकल लाइन हुई होगी। तो टोटल वर्क डन हम किसको लेकर के निकालेंगे, क्या हॉरिजॉन्टल को या वर्टिकल को? बेटा हॉरिजॉन्टल पे तो इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो हम किसको लेंगे, यानी कि हमें वो छोटी छोटी वर्टिकल लाइन मिला करके टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वो अगर आप इस पर्टिकुलर केस में करोगे तो वो आपका कितना आएगा, mgh। यानी कि वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो किया जाता है वो हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं होता है। एक छोटी सी बात यहां पे नोट करें, फिर मैं आपको कुछ और बातें आगे बताता हूं। तो नोट किया यहां तक आपने, क्लियर हुई इतनी बात? क्या अपन ने बहुत ज्यादा बातें करी? मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के डिस्कशन में हमने केवल इतनी ही बात करी है आपस में कि कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द पाथ।
नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शनल, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, ये सब फोर्स आते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपका ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना। तो यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने जो वर्क डन निकाला वो वर्क डन बाय ग्रेविटी, यानी कि mg की वजह से जो हमने वर्क डन देखा वो हमने यहां पे कैलकुलेट करके बता दिया। तीनों ही केसेस में हमको क्या महसूस हुआ कि भाई आपने ब्लॉक को किसी भी पाथ पे लेकर के गए हो, मैटर क्या कर रही है 0,0 एंड 0,h, यानी कि केवल 0 से h हाइट तक लेके जाना ही मैटर कर रहा है, वो किस पाथ पे जा रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां पे। तो आगे और बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां पे 3 और 4 करके भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक चौथा मैग्नेटिक फोर्स। दोनों के दोनों 3 और 4 जो है बेसिकली 12th क्लास में आते, तो मैं यहां पे उसका डिस्कशन नहीं करना चाहता। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन कैसे सेम आ रहा है ये तो हमने देख लिया। अब ये जो पॉइंट है स्प्रिंग फोर्स, इसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे काम करते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। एक चार्ट अपन देखेंगे, उस चार्ट को पहले समझेंगे, फिर मैं आपको ये वाली बात बताऊंगा कि स्प्रिंग फोर्स में कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे बराबर आते हैं। क्योंकि वहां पे रिकवरी और राउंड ट्रिप की बात आती है, तो हम एक लाइन और पढ़ ले, एक स्लाइड और पढ़ ले, फिर हम ये समझेंगे। ठीक है ना। तो अभी 2 बातें हैं, एक तो बाय और अगेंस्ट द फोर्स हमको समझना है, और एक स्प्रिंग फोर्स की वजह से कैसे होता है। ये दोनों बातें मुझे ध्यान है, अपन आगे लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है ना भाई, अगर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के पास, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर आर कंजर्वेटिव इन नेचर। देखो, अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। किस पे कर रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कर रहे हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हमने क्या फोर्सेस को बाइफरकेट कर रखा है कि भैया ये कंजर्वेटिव है और ये नॉन कंजर्वेटिव है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, बेटा टोटल कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं? 4। तो चारों के चारों फंडामेंटल फोर्सेस कैसे होते हैं बाय नेचर? कंजर्वेटिव। यानी कि उनको तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट दे दो, पाथ वाथ का उनको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन अभी अपन क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं तो हम देखते हुए चलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको समझना इंपॉर्टेंट था। यस, वी आर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ट। अब यहां पे हम एक एक पॉइंट लेते हुए चलेंगे। हां तब बोलेंगे जब हमको समझ में आए, ना तब बोलेंगे जब समझ में नहीं है। लेकिन ना बोलने में शर्म नहीं करनी है, चुपचाप बता देना मुझे हाथ खड़ा करके, कोई दिक्कत हो तो। चलो, पहला पॉइंट, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, और उधर डिपेंड्स ऑन पाथ। तो ये कंजर्वेटिव है और ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो देख लिया ये हमने। कंजर्वेटिव में जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, हमने बहुत कोशिश करी, ब्लॉक को सीधा लेके गए, टेढ़ा मेढ़ा लेकर के गए, लेकिन वर्क डन तीनों केसेस में कैसा आया? सेम। यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा प्रूव होता है कि वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस में पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और इसका उल्टा क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव में, कि वहां पे हमेशा पाथ पे। यानी कि जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन होगा तो आपको जैसे अगर एक पैराबोला का पाथ दे रखा होगा, वहां पे वर्क डन कुछ और आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये ए पॉइंट, ओ पॉइंट, तो ओ से ए जाने में मान लो कि x जूल आ रहा है, और इस तरह से जा रहे हो तो y जूल आ रहा है, और इस तरह से जा रहे हो तो सपोज z जूल आ रहा है। तो तीनों केसेस में अलग अलग पाथ, अलग अलग वर्क डन। तो यहां पे जो फोर्स काम कर रहा होगा वो कैसा होगा? वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। ठीक है। लेकिन अगर यहां पे भी x जूल, यहां पे भी x जूल, तो इसका मतलब उसने केवल इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट को ही कंसीडर किया है, पाथ को कंसीडर नहीं किया है। अगर यहां पे तीनों जगह सेम वर्क डन आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तीनों जगह अलग अलग वर्क डन आ गया तो नेगेटिव वर्क डन है। ठीक है ना। और नेगेटिव क्या? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0, और यहां पे क्या लिखा है? वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज नॉन जीरो। ये समझना और हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
अब इस सेकंड पॉइंट को मैं रिलेट करूंगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। बेटा आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ना, प्लीज बेयर विद मी। हम न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल लगाने का तभी कोई मतलब है आपको थ्योरी बहुत अच्छी समझ में आए, है ना। तो अब देखो यहां पे राउंड ट्रिप को मैं रिलेट कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक पार्टिकल था, यहां से इनिशियल पॉइंट था, यहां से उसने स्टार्ट किया और वो गया, ये ऐसे जा रहा है आगे, है ना, यहां पे आया, यहां पे आया, और यहां पे वापस से इसी पॉइंट पे आकर के उसने क्या कर दिया, एंड हो गया। तो यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहां पे इसका अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बोलेंगे, सर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। बोलते हैं नहीं बोलते, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाते हैं तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डिस्टेंस तो कवर किया है ना 2π, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। एग्री। चलो अगर इतनी बात समझ में आई है तो अब इसको रिलेट करना कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के सामने। देखना इधर, क्या थोड़ी देर पहले हमने एक m मास का ब्लॉक यहां पे देखा था। इस m मास के ब्लॉक को क्या किया था हमने, कुछ हाँ या ना, देखा था अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ये वाला एग्जांपल कि m मास के ब्लॉक को हमने कुछ h हाइट पे ऊपर उठाया था, केस A मान लो इसको, ये हमने देखा था अभी। तो अगर हम रियलिटी में देखें तो जब हम इस ब्लॉक को नीचे से, ये अगर मैं बोल रहा हूं ग्राउंड, और ये वैसा हवा में ही है थोड़ा सा, तो मैं यहां पे बोल देता हूं इन एयर, है ना। तो जब हम इसको ग्राउंड से ऊपर लेकर के आए तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h। तो हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा वो ऊपर था, और जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो नीचे था। दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल था। दिस वाज योर mg एंड दिस वाज योर h। तो यहां पे हमारा जो वर्क डन था वो नेगेटिव था, और कितना था, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mgh, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ mgh हमारा यहां पे वर्क डन था। अब देखो ये तो कब था, जब आपने ग्राउंड से ऊपर लेके आ गए। अब राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ जाए। तो अगर मैं नीचे से ऊपर गया हूं तो अब ऊपर से नीचे भी आना पड़ेगा। तो अगर इस ब्लॉक को अपन ऊपर से नीचे लेकर के आए तो देखो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया नीचे आने में, कुछ h, और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है, क्या उसी डायरेक्शन में यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन कमिंग डाउन कितना हो गया, प्लस mgh, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो थीटा यहां पे क्या हो गया, यहां पे थीटा, दोनों के बीच में mg और h के बीच में क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पे अभी जो वर्क डन आया कितना हुआ, प्लस mgh। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे नेट वर्क डन बताएं, तो एक mgh प्लस में एक माइनस में, क्या बेटा जो नेट वर्क डन था वो कितना हो गया, 0। यानी कि यहां से यहां तक हमने जो वर्क डन किया और यहां से यहां तक जो वर्क डन किया वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। यानी कि इसको हम कहते हैं क्या, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0। तो हमने क्या देखा, जब नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। राउंड ट्रिप में वर्क डन इज 0। और अगर आप नॉन कंजर्वेटिव पे चलोगे तो वहां पे वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप विल नेवर बी 0। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कैसे, देखो बेटा 2 मिनट रुको, यहां पे देखो ऐसे, ये अगर आपका एक फ्लोर है, इसके ऊपर एक अलमीरा रखी हुई है, ठीक है ना। अब आप इसको फोर्स लगाते हो, ठीक है। अब अगर आप इसको फोर्स लगा रहे हो तो होता क्या है, आप इसको बहुत देर तक फोर्स लगाते हो, तब जाकर के ये अपनी जगह से हिलती है ना। तो वहां पे फ्रिक्शन भी होता है, इस पे ग्रेविटी भी काम कर रही होती है, लेकिन बहुत देर की कोशिश के बाद ये हिलती है। तो कितने बच्चों ने ये वाली बात मतलब ऑब्जर्व करी है कि जब ये हिलती है तो कुछ आवाज होती है, जिसको हम बोलते हैं नॉइज एनर्जी। और जब ये अपनी जगह से हिलती है तो जमीन के और इस अलमीरा के बीच में कुछ हीट जो है वो जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी।
तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डिस्प्लेस करते हो कुछ फोर्स लगाने के बाद, तो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। किसमें? नॉइज एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में, जो अभी अपन ने देखा है इस अलमीरा के एग्जाम्पल में। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्सेस में एनर्जी लॉस्ट नहीं होती, वो रिकवर हो जाती। यानी कि मैंने क्या किया था, देखिएगा यहां पे W ग्रेविटी नीचे से ऊपर जाने में कितनी आई थी? माइनस। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एनर्जी लूज करी, फिर वहां पे वापस आने में मेरे पास प्लस mgh आ गया, यानी कि मैंने कुछ वापस एनर्जी गेन कर ली। तो जितना मैं लूज करता हूं उतना मैं गेन कर जाता हूं। ये कौन सी की निशानी है? कंजर्वेटिव फोर्सेस की। लेकिन अलमीरा को जो अपन धक्का दे रहे हैं तो हीट एनर्जी निकल रही है, साउंड एनर्जी निकल रही है, तो क्या हो रहा है? क्या उस हीट को आप स्टोर कर रहे हो चपाती बनाने के लिए? नहीं, है ना। क्या उस नॉइज एनर्जी को आप यूज कर रहे हो ईयरफोन लगा के गाने सुनने के लिए? नहीं, वो लॉस्ट है तो लॉस्ट है, उसको अपन रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट अब आपके काम के हैं। वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0, जो कि हमने यहां पे देखा। कंजर्वेटिव फोर्सेस में राउंड ट्रिप में 0 नहीं होगा, एनर्जी एक बार जो निकल गई वो लॉस्ट हो गई। इसमें तो जो एनर्जी लूज हो रही है वो गेन भी हो रही है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल के लिए 5वें नंबर का पॉइंट देखो, वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल। यहां पे रिकवरी हो रही है, जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस, न्यूट्रल की कंडीशन है। यहां पे जो चीज एक बार चली गई सो चली गई, दोबारा नहीं आती। तो नॉट रिकवरेबल इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर हुआ यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं अब अपन। तो पॉइंट नंबर 3 पे क्या बोला गया बेटे? विजिबल तो है सबको अच्छे से। चलो, ये लिखा हुआ है सेंट्रल इन नेचर, यहां पे लिखा हुआ है फोर्सेज आर वेलोसिटी डिपेंडेंट एंड रिटार्डिंग इन नेचर। तो अब देखो इसका क्या मतलब है, यहां पे देखिएगा इधर, सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या होता है ये समझिए। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब होता है ये आपका एक सेंटर है ना, और हर एक डायरेक्शन में आपको फोर्सेस लग रहे हों। ये एक फोर्सेस, ये एक फोर्सेस, ठीक है ना, और फोर्सेस बना दो चाहो तो। अब देखो यहां पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? टूवर्ड्स द सेंटर। इनको रिवर्स कर दो, अवे फ्रॉम द सेंटर भी हम कर सकते हैं। अवे फ्रॉम द सेंटर, मेरे ख्याल से किसी को भी ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों अवे फ्रॉम द सेंटर? मतलब कि अब अभी तो फोर्सेस अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। अवे फ्रॉम द सेंटर यानी कि अब दूर निकलेंगे, लेकिन सबका एमर्जिंग पॉइंट क्या होगा? सब एक ही जगह पे आके कोइंसाइड करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे, और वो क्या होगा? वही सेंटर होगा। वेक्टर है भाई, फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, बस सेंटर को पास करे हो। तो इसको हम बोलते हैं क्या? सेंट्रल फोर्सेस, जो कि एक सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हो, चाहे टुवर्ड्स द सेंटर चाहे अवे फ्रॉम द सेंटर। सर इसका एग्जाम्पल बताइए। तो भाई एग्जाम्पल है आपकी ग्रेविटी। एग्जाम्पल क्या है? आपकी ग्रेविटी है। आप अगर अभी यहां पे खड़े हैं तो आपको सब दिशाओं से क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, वरना मैं सीधा खड़ा हो सकता हूं क्या? ऐसा है क्या कि मेरे ऊपर से ग्रेविटी काम कर रही है इसलिए मैं सीधा खड़ा हूं? भैया इधर से और इधर से, तभी तो मैं बैलेंस कर पा रहा हूं, वरना मैं बैलेंस क्यों कर पाऊंगा? मैं तो खड़े खड़े गिर जाऊं, या इतना प्रेशर पड़े कि भैया अपने जो नीज है वो बैंड हो जाए और अपन आगे नीचे बैठ जाए, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इसको ऐसे मान के चलिए कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। क्या है ये? स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। यानी कि जो अपनी अर्थ है, या आप ऐसे मान के चलिए बहुत बड़ी सी फुटबॉल है, उसके सेंटर पे अगर मैं आपको खड़ा कर दूं तो सारी दिशाओं से जो फोर्स आ रहे हैं वो कौन से फोर्स हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो एक सेंट्रल फोर्स कहलाया जा सकता है, ठीक है ना। तो
कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रल होते हैं नेचर में, यानी कि एक सेंटर की तरफ लगते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कभी भी ऐसे नहीं होते हैं, वो हमेशा किस पे डिपेंड करेंगे, वेलोसिटी पे, और रिटार्डिंग होते हैं नेचर में, यानी कि वो फोर्स टाइम के साथ उनका जो मैग्नीट्यूड है वो घटता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। When only a conservative force acts within a system, the kinetic energy and potential energy can change. However, there are some the mechanical energy does not change. अब देखो ये जो पॉइंट है ना, इसको अभी ऐसे गोला लगा के छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भाई मैंने अभी आपको ना तो एनर्जी एक्सप्लेन करी है, ना काइनेटिक एनर्जी करी, ना पोटेंशियल एनर्जी करी है ना। सो व्हाई टू ब्लफ ईच अदर। इस पॉइंट को अभी अपन गोला मार के रख देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली अपन पढ़ेंगे एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो अपन इसको समझेंगे। यहां तक की बातें पहले आप नोट कर लो, ये अगर ड्रॉ नहीं किया हो तो ये बना लो। सेंट्रल फोर्सेस के बारे में ये वाला डायग्राम नोट कर लो, देन विल मूव अहेड। तो नोट किया बेटा, यहां तक बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, यानी कि कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमको किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी। ये सिर्फ हम तब ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हमने वर्क पावर एनर्जी पे बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हो। तो अगर आप लोगों को ये 5 बातें पता हो वर्क पावर एनर्जी के अंदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को लेकर के, तो ये मान करके चलिए कि 50 या 60 तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं या जो पेपर में आते हैं वर्क पावर एनर्जी से, जो पास्ट में भी जो कुछ पेपर आए, जो क्वेश्चंस आए होंगे, उन सबको आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो क्या है वो? तो सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी कांस्टेंट फोर्स हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, एनी स्फेरिकली सिमेट्रिक सेंट्रल फोर्स आर ऑलवेज कंजर्वेटिव। अभी अपन ने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, एक स्फेरिकली सिमेट्रिक फोर्स है, हर तरफ से लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, तो वो कैसा हो गया, कंजर्वेटिव इन नेचर। अब तीसरा पॉइंट, इस तीसरे पॉइंट को यहां पे देखो, सम और डिफरेंस ऑफ टू कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ऑलवेज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ये एक और कंजर्वेटिव फोर्स है, मैं इनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे हमेशा क्या एक कंजर्वेटिव फोर्स ही मिलेगा। ठीक है, ये था आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 देखिए, सम और डिफरेंस ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज अ नॉन कंजर्वेटिव। अभी केवल देखते जाइए, इनका भी मतलब बताता हूं मैं। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको प्लस या माइनस करो किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एनसी माने नॉन कंजर्वेटिव, सी माने कंजर्वेटिव। अगला पॉइंट देखिए, यहां पे क्या बोला जा रहा है, सम और डिफरेंस ऑफ टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मे बी अ कंजर्वेटिव और मे नॉट बी अ कंजर्वेटिव। यानी कि 5वां पॉइंट अपने से बोल रहा है कि अगर आप दो नॉन कंजर्वेटिव को, ये फर्स्ट और ये 2, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, दो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को, तो आपको या तो एक कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा या आपको एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कि वहां सिचुएशन कैसी है। तो इन तीनों पॉइंट को पढ़ करके हमने एक कंक्लूजन निकाला है, और वो कंक्लूजन क्या है कि कंजर्वेटिव होने के लिए हर एक पाथ पे आपका सेम वर्क डन आना चाहिए। अगर एक भी जगह वर्क डन चेंज हो गया तो वो नॉन कंजर्वेटिव कहलाएगा। यानी कि अगर एक भी जगह नॉन कंजर्वेटिव को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया किसी कंजर्वेटिव में से, तो वो नॉन कंजर्वेटिव बन जाता है, जो कि अपने को पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है। कंजर्वेटिव कब होगा, जब कंजर्वेटिव भी आपस में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। यानी कि अगर अपन बोल रहे हैं कि ये सिस्टम कंजर्वेटिव है, तो उसमें नॉन कंजर्वेटिव की बात होनी ही नहीं चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फिर से मैं वही वाला एग्जांपल ले रहा हूं, दिस इज योर ए पॉइंट। अब इस ए पॉइंट पे जाने के 3 रास्ते हैं, ये ठीक है ना।
लेट से कि यहां से यहां तक गए तो कुछ आ गया x जूल, यहां से यहां तक गए तब भी कितना आ गया x जूल, यहां से यहां तक गए तब भी आ गया x जूल। अगर तीनों बार तीनों पाथ पे जो वर्क डन आ रहा है वो सेम है, दैट मीन्स कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन किसी एक पॉइंट पे भी अगर ये y जूल हो गया या y की जगह कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा फिर यहां पे ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, राउंड ट्रिप 0 होना चाहिए। यानी कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि यहां से यहां तक आने में आपको प्लस x जूल लगा, तो भाई यहां से यहां तक आने में, यानी कि अगर मैं एरो को उल्टा कर दूं तो बेटा ये माइनस x जूल भी होना चाहिए। तो देयर आर मेनी थिंग्स, तो हम ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स में नॉन कंजर्वेटिव की बात तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और सारे के सारे फोर्स कंजर्वेटिव होने चाहिए अगर आप उसको बोल रहे हैं कि ये कंजर्वेटिव है। तो नॉन कंजर्वेटिव होने के लिए तो अगर एक फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव दिख गया तो आप पूरे के पूरे सिस्टम को बोल सकते हैं कि ये नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो इनको नोट करें, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, किसी भी किताब में ये सब बातें नहीं लिखी हुई हैं। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आई तो अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। So our first question is, the figure shows 3 paths connecting points A and B. तो भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है, इन दोनों को जोड़ना है। तो एक रास्ता तो क्या है कि भाई ये एक रास्ता तो ऐसे था, ये ऐसे जोड़ दिया। एक और रास्ता क्या था कि ये यहां से गए और ये इसको ऐसे मिला दिया। एक और रास्ता क्या था, दिस इज द क्वेश्चन। इनकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। यहां पे -60 जूल है, यहां पे 60 जूल है और यहां पे भी 60 जूल है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका A पॉइंट था और ये आपका B पॉइंट था। तो बताइए मुझे कि यहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। यानी कि A से लेकर के B तक क्या जाने के 3 रास्ते हैं, एक व्हाइट लाइन, एक येलो लाइन और एक ब्लू लाइन। 3 मेट्रो है यहाँ पे, एक येलो, ब्लू और व्हाइट। ठीक है, तो अब क्या करना है, अपने को ये बताना है कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो अपन एक एक करके चलते हैं। कंजर्वेटिव डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, नॉन कंजर्वेटिव ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पाथ। तो अगर ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो ये +60 और -60 का क्या मतलब है बताइए। वर्क डन फिर तीनों पे सेम होना चाहिए था। भाई अपन ने A, B और C तीनों केस देखे थे। अगर तीनों में एक्चुअल वर्क डन देखा जाए तो -mgh, फिर से -mgh। तो मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, हर जगह पे वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में जो वर्क डन था वो सेम था। तो यहां पे +60 और इधर -60, तो कंजर्वेटिव तो ये नहीं है, ऐसे ही पता चल गया। ठीक है चलो, लेकिन आपको समझाना है तो 1-2 स्टेप और अपन देखते हैं। भाई अगर ये कंजर्वेटिव होता तो राउंड ट्रिप में इसका जो टोटल वर्क डन था या जो नेट वर्क डन था वो 0 होना चाहिए। यानी कि अगर ये A से B गया, A से B ऐसे गया, तो यहां पे +60 है। तो भाई B से वापस A आने में -60 होता, तो ये कंजर्वेटिव होता। लेकिन यहां पे भी माइनस नहीं है। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच इज प्रूविंग कि ये कैसा फोर्स है, एक नॉन कंजर्वेटिव। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा पाथ, ये पाथ, फिर ये पाथ, फिर ये वाला पाथ, इन सब पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, राउंड ट्रिप में देख लिया अपन ने 0 नहीं हो रहा, यानी कि ये रिकवरेबल भी नहीं है। जो लॉस्ट हो गया वो हो गया। ठीक है ना, इज इट क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज फोर्स एफ कंजर्वेटिव। तो हमारा आंसर क्या है, नो, नॉट कंजर्वेटिव, इट इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है ना।
बढ़ते हैं आगे। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। Find the work done by a force F is equals to xi cap plus yj cap acting on a particle to displace it from 0,0 to 2,3। भाई आपको अब क्या हुआ, एक F वेक्टर में एक इक्वेशन दे दी है xi कैप प्लस yj कैप। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो मैं ds वेक्टर को लिख रहा हूं dxi कैप प्लस dyj कैप। ठीक है ना, इतनी बात तो हम रिकॉल कर सकते हैं। अब भाई वर्क डन हो गया ए से बी, कितना वर्क डन हो गया भाई, वर्क डन हुआ है 0 से 2 xi कैप डॉट dxi कैप, फिर एक और वर्क डन हुआ है 0 से 3 और ये कितना हो गया yj कैप डॉट dyj कैप। ये लिखने में किसी को कोई तकलीफ? क्या कोऑर्डिनेट है, x1 कॉमा y1, ये x2 कॉमा y2। तो मैंने लिमिट कहां से कहां तक लगाई, x1 से x2, y1 से y2। ये x में लिमिट है तो यहां पे dx आ गया, और dx किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक i कैप के साथ। फिर dy j कैप किससे मल्टीप्लाई हुआ, इस वाले फोर्स के j कैप के कंपोनेंट के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो फाइनली मेरे को ये इक्वेशन यहां पे मिल गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लाना है, तो हमें ए से बी तक का वर्क डन पता चलेगा। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज 0 से 2 x dx प्लस 0 से 3 y dy। तो इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x की लिमिट x में है, यहां पे x है, y की लिमिट y में है और यहां पे भी y है। y को y के साथ ही इंटीग्रेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 0 से 3, तो कितना हो गया 4 बाय 2 माइनस 0, 9 बाय 2 माइनस 0, तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 4.5। सो टोटल विल बी 6.5 जूल। ये आपका क्या आ गया, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी 6.5 जूल। दिस इज जे फॉर जूल, या न्यूटन मीटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स जो आपको दिया हुआ है वो न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको ये नहीं बताना था कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यहां पे केवल हमने क्या किया है, हमने एक नॉर्मली, हमने अभी तक इस तरह के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उनकी एक प्रोफाइल ली है। क्या इससे पहले भी हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? क्या हमें वहां पे ये जरूरत पड़ी थी सोचने की कि ये कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव को? हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमने सॉल्व कर दिया था। लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स था या नॉन कंजर्वेटिव था, तो वो हमको वहां पे बताना पड़ेगा। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, कोई बता सकता है कि क्यों नहीं बताना पड़ा? कोई बता सकता है? चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, तुमसे पूछा जाए इस वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं बताना कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? एनीवन हु कैन टेल मी? कोई बता सकता है? बेटा अगर इसको प्लॉट किया जाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 0,0 से 2,3 तक। दिस इज 2, दिस इज 1। ठीक है, तो क्या ये वाला पॉइंट हुआ 2,3? एक्स प्लस वाई, जो फोर्स की इक्वेशन दे रखी थी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी कि कुछ इक्वेशन जो होगी वो लेट से मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि लेट से केवल और केवल ये इक्वेशन होगी। ठीक है ना, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही होगी। अब अगर आपको क्वेश्चन बोले कि भाई ये तो आपका ओ पॉइंट था और लेट से कि ये वाला पॉइंट सी था,
तो O से C में आपने वर्क डन निकाल लिया और वो कितना आ गया 6.5 जूल, जो भी अपना यहां पे आंसर आया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोले कि आप मुझे बताइए O से A तक जाने में कितना वर्क डन हुआ और A से C तक जाने में कितना वर्क डन हुआ, तो क्या O से A और A से C तक जाने में भी उतना ही वर्क डन हुआ होगा जितना O से C में हुआ है? हाँ या ना? फिर इधर बात की जाए, अगर मैं इस पॉइंट को B नाम दे दूं तो O से B जाने में और B से A पे आने में भी उतना ही वर्क डन हुआ होगा जितना डायरेक्टली O से C पे जाने में हुआ होगा। तो यहां पे अगर हमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछता कि भाई पहले यहां से जाओ फिर यहां से यहां जाओ फिर बताओ कि टोटल वर्क डन कितना आ रहा है, तो ऐसे बता दो, तब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की बात आती है। लेकिन अगर डायरेक्टली वो एक ही लाइन पे पूछ रहा है तो कंपटीशन में कोई और खड़ा ही नहीं है ना यार। ठीक है, तो ये एक प्रोफाइल थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहां पे क्या बताना है अपने को, फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स F x I कैप प्लस x y j कैप एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम पॉइंट 0,0 टू 2,2। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पे अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की बात आती है, यानी कि हमको यहां पे बताना है कि जो F फोर्स है ये कंजर्वेटिव है नेचर में या नॉन कंजर्वेटिव है नेचर में। तो बताइए कैसे आगे बढ़े इस क्वेश्चन में, बताइए। सबको दो पाथ दिख रहे हैं यहां पे, आना कहां पे, ए पे। कहां से आना है, ओ से। तो ओ से ए तक हमें आना है। तो ओ से ए तक आने में क्या दो पाथ दिख रहे हैं सबको या तीन दिख रहे हैं? तीन है। एक पाथ तो ये और ये, एक पाथ है ऐसे जाओ और फिर ऐसे आओ, और एक और पाथ है कि ऐसे सीधे चले जाओ। बोलिए हाँ या ना। तीन पाथ दिख रहे हैं सबको। जाना कहां है, ओ से ए। एक बार ऐसे चले गए, एक बार ऐसे चले गए और एक बार ऐसे चले गए। अब सवाल ये होता है, हमको बताना है कि जो F फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। अगर ऐसे जाएं तो जो आंसर आए, ये जाए तो एक आंसर है और ये जाए तो एक आंसर आए, तीनों के तीनों आंसर क्या होंगे, बेसिकली वर्क डन होंगे। किसमें, जूल में। अगर तीनों के वर्क डन सेम आ गए तो ये जो फोर्स हो गया वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर तीनों में से एक भी जगह आंसर अलग आ जाता है तो यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि फिर से हमारी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए सभी को कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, नॉन कंजर्वेटिव होने के लिए किसी भी एक को नॉन कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। यानी कि नॉन कंजर्वेटिव प्रूफ करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव है। एक भी नॉन कंजर्वेटिव हो गया तो पूरा सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन उल्टा करना पड़ेगा किसके लिए, कंजर्वेटिव के लिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर प्रूव करने तो सारे के सारे कंजर्वेटिव होने चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखना, पहला ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम बहुत स्लोली इसको अपन सॉल्व करेंगे, फिर इस जैसे हम और 2-3 क्वेश्चन लेंगे, वो आपको करने के लिए मैं बोलूंगा। लेकिन इसको एक बार बहुत अच्छे से समझना। तो पार्टिकल हमारा डिस्प्लेस हो रहा है ओ से सी में, ठीक है ना। अगर पाथ पे डिपेंड करेगा तो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा तो कंजर्वेटिव। यानी कि दोबारा से सुनना, अगर मैं ओ से ए जाऊंगा, ए से सी आऊंगा, अल्टीमेटली मैं इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे आ रहा हूं। अगर मैं ओ से बी जा रहा हूं, बी से सी आ रहा हूं, तो अल्टीमेटली मैं 0,0 से 2,2 पे आ रहा हूं। तो अगर तीनों पाथ पे वर्क डन सेम आ रहा है तो यानी कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
और अगर तीनों केसेस में इधर वर्क डन कुछ और है, इधर कुछ और है और इधर कुछ और है, तो यानी कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि फिर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में काउंट होगा। इतनी बात समझ में आती तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। सो आई एम कैलकुलेटिंग द वर्क डन इन OAC। OAC का मतलब OAC, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर कितना वर्क डन हो रहा है। तो यानी कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन फ्रॉम O to C। लेकिन मुझे ये पूरा क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि भाई यहां से यहां तक जाने के रास्ते ये हैं और ये हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि वर्क डन फ्रॉम O to A प्लस वर्क डन फ्रॉम A to C, ठीक है ना। तो ये क्या मिलेगा मुझे, वर्क डन, नेट वर्क डन मिल जाएगा मुझे। चलो तो यहां पे हम देखें सबसे पहले वर्क डन इन O to A कितना होता है। तो भाई जब मैंने देखा O से A जाने में, तो अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मेरी फोर्स की इक्वेशन क्या बोलती है, एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। कोऑर्डिनेट है मेरे 0,0 से 2,2। तो ये अगर 0 पॉइंट है, ये 2 होगा, ये 2 होगा, तभी तो ये 2,2 निकल के आएगा। हाँ या ना, हाँ या ना। इसका मतलब y एक्सिस पे इस 0 से 2 में y 0 है, ठीक है ना। तो OA लाइन पे जहां पे 0 और 2 मौजूद है, क्या इस लाइन पे y 0 है। तो मैं क्या लिख रहा हूं इसको सॉल्व करते टाइम कि भाई y 0 है। अगर y 0 है तो dy भी 0 हो गया। तो यानी कि मैं यहां पे क्या करूंगा, मुझे यहां पे इंटीग्रेट करना है 0 से 2 में केवल x एक्सिस को, और केवल x एक्सिस क्या है, यानी कि x आई कैप, और ds मेरा क्या हो जाएगा यहां पे, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। सबको विजिबल है ना नीचे तक। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, x आई कैप डॉट dx जे कैप, प्लस करके मुझे यहां पे क्या नहीं लिखना है, y में कोई वैल्यू मुझे नहीं लिखनी, क्योंकि y में क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 और x dx, इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर बाय 2, लिमिट डाल दोगे 0 से 2, कितना आएगा 4/2 यानी कि 2 जूल, ठीक है। अभी ये केवल एक पार्ट सॉल्व किया है, यानी कि सिर्फ ये। अब WAC को सॉल्व करते हैं। अब देखो WAC कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। क्या इस पर्टिकुलर लाइन पे x एक्सिस में कोई वैल्यू दिख रही है आपको, यहां पे x बराबर कितना है, 2 है, यहां पे y बराबर कितना है, 2 है। तो इस एक्सिस के लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, भाई y में क्या दे रखी है, एक्स वाई जे कैप, लेकिन ये x तो 0 है यहां पे, ठीक है ना भाई। ये वाली एक्सिस तो यहां पे, यानी कि dx क्या है, यहां पे 0 है। तो WAC निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, WAC निकालने के लिए वही मुझे क्या करना है, fx आई कैप इंटू dx आई कैप इंटीग्रेशन fy जे कैप इंटू dy जे कैप, ठीक है ना। अब AC में क्या है, जो dx वाला पार्ट है वो 0 है, यानी कि ये वाला जो पार्ट हो गया वो 0 हो गया। सो WAC इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, y में लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक है, और fy कितना है, fy है xy जे कैप डॉट dy जे कैप। अब देखो ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है, क्या ये x बराबर 2 पे आ रही है, तो x बराबर तो 2 है, लेकिन dx क्या है, यहां पे 0 है, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 y dy। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, y स्क्वायर बाय 2 0 to 2 4/2, यानी कि 2 2 2 से 4। WAC कितना आ गया, 4 जूल। तो यानी कि वर्क डन इन WOAC कितना हो गया,
WOAC इज इक्वल्स टू 2 जूल प्लस 4 जूल, कितना हो गया 6 जूल, ठीक है ना, कितना हो गया 6 जूल। अब हम कैलकुलेट करें यहां से यहां और यहां से यहां जाना है, यानी कि OBC, ये अब मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है। मैंने अभी क्या कैलकुलेट किया OAC, तो देखो OAC को पाथ को मैंने कैसे तोड़ा, पहले O से A गया फिर A से C गया, तो ये OAC ये वाला पाथ मैंने किया, यानी कि व्हाइट लाइन को मैंने अभी तक सॉल्व किया है। अब मैं रेड लाइन पे जा रहा हूं, यानी कि OBC, पहले ऊपर जाऊंगा फिर इधर जाऊंगा, तो इधर देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। यहां तक की बातें नोट करिए आपने, कोई भी दिक्कत इतनी बात समझने में क्लियर है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब मैं इसको रब कर देता हूं, इधर ही सॉल्व करेंगे। रिजल्ट को याद रखिएगा, है ना, ये आया था 2 जूल और ये आया था 4 जूल, है ना, टोटल 6 जूल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब अपन वर्क डन पता कर रहे हैं OBC लाइन पे, इसको मैं तोड़ सकता हूं वर्क डन इन OB प्लस वर्क डन इन BC, ठीक है। अब अगर मैं OB लाइन को देखूं तो इस OB लाइन के अंदर क्या x 0 है, 0,0, x क्या है यहां पे 0 है, क्या dx भी 0 है, ठीक है। y को देखूं तो बेटा y भी क्या है यहां पे 0 है, ठीक है, लेकिन dy 0 नहीं है, फिर भी वर्क डन इन लाइन OB क्या 0 कहलाएगा। समझ में नहीं आया तो यहां देखो, ये अपन इंटीग्रेट करेंगे fx i कैप dx i कैप प्लस fy j कैप इंटू dy j कैप। तो fx क्या है, बेसिकली x है जो कि 0 है, fy क्या है, बेसिकली y है जो कि 0 है। अब ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें x एक्सिस में तो कोई लाइन ही नहीं है, तो यानी कि यहां पे जो dx है वो क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन dy में तो यार ऑब्वियस ही बात है, dy तो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन जब y dy से डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या ये पूरा सिस्टम 0, ये पूरा सिस्टम 0, यानी कि वर्क डन इन OB इज 0 जूल। तो यहां पे O से B जाने में 0 जूल खर्च हो गया, वर्क डन हो गया। आगे आते हैं B से C पे। अब अगर मैं B से C पे आ रहा हूं तो देखिएगा वर्क डन कैसे निकालेंगे। अगेन द सेम लाइन fx i कैप dx i कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy j कैप इंटू dy j कैप, जो भी लिमिट होगी वो लगाएंगे। अब देखो इस पर्टिकुलर लाइन में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि यहां पे dx तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे, ये देखना पड़ेगा अपने को, और y में वैल्यू कितनी आ रही है वो भी देखना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर लाइन में जो हमारा dy है वो 0 है और जो dx है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए यहां पे क्या इक्वेशन बनेगी अपनी, वर्क डन बाय BC इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 और x में कितना है x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो y dy, तो y तो 2 है ना, y तो क्या है यहां पे, y तो 2 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x, तो y को तो मैंने लिख दिया 2, तो 2x हो गया 2x j कैप, और dy तो लेकिन 0 है इसी, तो यहां पे क्या होगा, ये वाला टर्म यहां पे 0 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो वर्क डन इन BC ये कितना आएगा x स्क्वायर बाय 2 0 to 2 एंड दिस इज 4 by 2 यानी कि 2 जूल, ठीक है। तो इधर अपने पास कितना आ गया ये, दिस इज 2 जूल। अब O से लेकर के C तक अपने को कैलकुलेट करना है, तो पहले यहां तक नोट करो, फिर अपन आगे O से C तक भी कैलकुलेट, और जिनसे हो रहा है वो कैलकुलेट करें इसे। चलो बढ़े आगे इस क्वेश्चन में। यहां तक आया किसी को, ये 2 जूल कैसे आया, कोई दिक्कत यार,
बेटा तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे अपने वोकल कॉर्ड्स को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करके रखना पड़ता है, वरना एक दिन में आदमी खत्म हो जाए। तो यहां से यहां तक 2 जूल, ये 4 जूल। तो भाई हमने दो पाथ को कैलकुलेट कर लिया है, एक तो व्हाइट लाइन के पाथ को और एक रेड लाइन के पाथ को। व्हाइट लाइन के पाथ को हम बोलते हैं OAC और रेड लाइन के पाथ को हम बोलते हैं OBC। और दोनों ही कैसे आ गए? नॉट इक्वल। भाई ये आया कितना? 6 जूल और OBC आया कितना? 2 जूल। तो क्या 6 और 2 बराबर होते हैं क्या? बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू आ गया। वैसे ही पता चल गया कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन क्योंकि यहां पे हम इस एग्जाम्पल को समझ रहे हैं, है ना, तो हमें पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहिए। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जैसे ही कोई भी दो फोर्सेस आपस में नॉट इक्वल टू आ जाए, घोषित कर देना कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो अभी भाई एक फोर्स और बढ़ता है ना, थ्योरेटिकली चलें या टेक्निकली चलें तो O से C भी हमें पता करना चाहिए। तो अब देखो O से C जो लाइन है, क्या बेटा ये y इज इक्वल्स टू x वाली लाइन है? जितनी x की वैल्यू उतनी y की वैल्यू। अगर मैं बोल रहा हूं x बराबर 2 है तो y बराबर भी 2 आ रहा है, यानी कि y बराबर x हो रहा है इस पर्टिकुलर लाइन पे। तो यानी कि जब OC लाइन पे मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो वो कैसे करूंगा? देखिए यहां पे, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग वर्क डन एट OC लाइन। तो यहां पे मैं इक्वेशन लिखूंगा fxi कैप dxi कैप प्लस fyj कैप इंटू dyj कैप। तो मेरी इक्वेशन है क्या? यहां पे है xi कैप, यानी कि x dx तो यहां हो गया। अब यहां पे क्या है? fy में जो मेरी इक्वेशन मुझे दी हुई है, क्या वो xy है? xy है। और हम क्या बोल रहे हैं? x y के इक्वल है, यानी कि dx भी किसके बराबर हो गया? dy के बराबर हो गया। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? y डॉट वाई इंटू जे कैप इंटू dy जे कैप। तो मैं यहां पे क्या लिख रखा हूं? y। भाई यहां पे क्या इक्वेशन है? देखो ऐसी इक्वेशन है, x डॉट वाई जे कैप डॉट dy जे कैप। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि x बराबर y है या dx बराबर dy है, तो मैं क्या कर रहा हूं? इसको y से रिप्लेस कर रहा हूं। तो इस x को मैंने रिप्लेस कर दिया y से और पूरी इक्वेशन शानदार तरीके से सेट हो चुकी है। अब देखो यहां पे लिमिट डालनी है, तो x की लिमिट क्या है बेटा? 0 से 2। उसी तरह से y की लिमिट भी क्या? 0 से 2 है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, x स्क्वायर बाय 2, 0 से 2 प्लस y स्क्वायर हो जाएगा यहां पे y स्क्वायर dy। तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? y स्क्वायर बाय 2। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया y क्यूब बाय 3, ठीक है ना। और ये कहां से कहां तक? 0 से 2, ठीक है ना। अब यहां पे अपने लिमिट पुट करो। सो 2 2 जा 4 बाय 2, यानी कि 2 यहां पे बचा। देन 3 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 बाय 3 माइनस 0। एलसीएम ले ले, 3 को एलसीएम ले लूं। दिख रहा है बेटे सबको नीचे? यहां पे विजिबल है? क्यों बेटा विजिबल है नीचे जो लिख रहा हूं मैं? तो एलसीएम ले लो, यहां पे कितना हो जाएगा? 6 प्लस 8, यानी कि 14 बाय 3 यूनिट्स ले लो या जूल ले लो, जो भी यूनिट लगानी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 14 बाय 3 जूल। तो भाई ये तो कोई सा भी वर्क डन जो है हमारा सेम नहीं आया, यानी कि व्हाइट लाइन पे एक अलग वर्क डन आया, येलो लाइन पे कितना आ गया? 14 बाय 3 जूल। यहां से यहां तक 2 जूल, यहां से यहां तक 6 जूल। तो जब तीनों ही पाथ पे अलग अलग वर्क डन आ रहा है, तो यानी कि वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो जो लिमिट तो अपन लगा रहे इनिशियल से फाइनल, लिमिट कहां लगा रहे हैं अपन? ये इनिशियल से फाइनल, ये इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता तो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखी जाती और तीनों ही पाथ पे सेम वर्क डन आता, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। तो भाई ये हमने क्या बोल दिया कि द F फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है ना। क्या हुआ? ये
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स माना जाएगा। नोट करो इसे बहुत अच्छे से। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि कंजर्वेटिव पे होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल लेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस। इसको नोट करो। ओके, सो एक और एग्जांपल देखते हैं कंजर्वेटिव के ऊपर। मेरे ख्याल से ये मैंने बहुत स्लो पढ़ाया आपको, ये वाला टॉपिक समझ में आना चाहिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा थोड़ा सा अपने को क्या है और मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ बुक्स वगैरह अपने को रीड करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस एग्जांपल विल टेक। यहां पे अपने को क्या करना है, वर्क डन पता करना है इस एफ फोर्स की वजह से जो हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा है ओ पॉइंट से सी पॉइंट पे। डिसाइड वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने नॉन कंजर्वेटिव देखा, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है। मैं ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूं, इसलिए रिलेट करने की कोशिश करना। अगर मुझे O से C पे जाना है तो एक पाथ ये है और एक पाथ कैसा है, ये ऐसा है, ठीक है ना। और एक पाथ कैसा है कि मैं ऐसे डायरेक्टली चले जाऊं। दिस इज द फर्स्ट पाथ, दिस इज द सेकेंड पाथ एंड दिस इज द थर्ड पाथ। तो O A C एक पाथ है, O B C एक दूसरा पाथ है, और O से C जाना एक तीसरा पाथ है। तीन पाथ हैं। तीनों पाथ पे मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा। अगर सेम आ गया तो कंजर्वेटिव, अलग अलग आ गया तो नॉन कंजर्वेटिव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। करिए आप लोग, करिए। अब तो सबको सिखा रखा है मैंने कैसे वर्क डन कैलकुलेट होता है। सो सबसे पहले मैं वर्क डन पता करना चाहता हूं OAC में। तो OAC जो पाथ बना है, क्या बेटा वो OA और AC से मिलकर के बना हुआ है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं कि वर्क डन फ्रॉम O to A प्लस वर्क डन फ्रॉम A to C। सबसे पहले मैं वर्क डन पता कर रहा हूं O से A में, यानी कि X एक्सिस पे। अगर ये 0 है और ये 2,3 है, तो क्या बेटा ये 2 है और ये यहां पे 3 है। तो इस पर्टिकुलर लाइन पे क्या y 0 है? इस लाइन पे y क्या है? 0 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, O से A में मेरी कुछ कैलकुलेशन जो आ रही है वो क्या बता रही है कि भाई y भी 0 है और dy 0 है। x कितना है? x है अपने पास 2। लिमिट कहां से कहां तक की है? लिमिट है अपने पास 0 से 2 तक की। तो भाई वर्क डन इन O to A अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कहां से कहां तक होगा ये? लिमिट अभी अपन बाद में डालेंगे। अपनी इक्वेशन क्या है? y i कैप डॉट dx i कैप, फिर x j कैप डॉट dy j कैप। भाई अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं यहां पे लिख देता हूं। इक्वेशन आपको दी हुई है y i कैप प्लस एक्स जे कैप, ये आपकी किस में है? न्यूटन में है। और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या माना, हमको पता तो है नहीं कि कितना डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन हमने ये माना हुआ है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है? dx i कैप प्लस dy j कैप। ये हमारा यहां पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही वर्क डन होता है। तो मैंने इन दोनों का यहां पे प्रोडक्ट करा दिया। अब देखो यहां पे बहुत सारे बच्चों के होश उड़ रहे होंगे ये देखते हुए कि सर y j कैप के साथ होना चाहिए, यहाँ पे i कैप के साथ है। तो ऑल दो ये दोनों यहां पे मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट तो हो जाएगा, लेकिन y का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में करना हमारे लिए मुश्किल होगा, है ना। तो अपन यहां पे देखिए क्या करेंगे, y हमारा 0 था। अगर y 0 तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म 0, फिर उसके बाद ये x dy। तो
भाई यहां पे हमारा dy भी 0 है, तो ये वाली टर्म भी क्या होगी, 0 होगी। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम O to A इज 0 जूल। तो भाई अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना, क्योंकि सभी यहां पे 0 थे या नहीं थे, ये वाली बात समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वर्क डन फ्रॉम A to C अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि भाई A to C में वर्क डन कितना होगा, तो इस पर्टिकुलर लाइन पे जो dx है वो 0 है, x बराबर 2 है ना, और y बराबर यहां पे कितना है, 3 है, ठीक है, और dy तो है ही सही यहां पे। तो भाई अब मैं यहां पे क्या कैलकुलेट करना हूं, वर्क डन इन AC, और वर्क डन इन AC को अगेन मैं क्या लिख सकता हूं, y i कैप डॉट dx i कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x j कैप डॉट dy j कैप, ठीक है। तो क्या क्या है यहां पे, x बराबर तो बेटा 2 है, dx यहां पे 0 है, और y की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, 0 से 3 तक है, ठीक है ना, और y बराबर 3 है। तो देखो वर्क डन इन AC, ठीक है। तो ये अपन क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पे dx तो 0, यानी कि ये वाली तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई, इस वाले की बात करनी है। तो x बराबर कितना है मेरे पास, 2 है। तो x बराबर अगर 2 है तो यहां पे मैंने पुट किया 2, और j डॉट j कैप 1 हो गया dy। तो भाई 2 का इंटीग्रेशन dy के रेस्पेक्ट में, लिमिट किसकी आएगी, y की, और y की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 3 तक की लिमिट है। तो अगर इसको अपन सॉल्व करें तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं क्या करूंगा, बाहर ले लूंगा, और 0 से 3 तक की मेरे यहां पे लिमिट हो गई, और dy। अब अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, y आ जाएगा। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना हो गया, y 0 से 3 2, इसको और सॉल्व किया तो कितना आ गया, 6, ठीक है ना, 3 माइनस 0 3 2 6 जूल, ठीक है ना। तो भाई WOAC 0 प्लस 6 कितना हो गया, 6 जूल। OA कितना आया था, 0, और AC कितना है, 6, तो टोटल कितना हो गया, 6 जूल। यहां पे 0 जूल, और ये वाला पार्ट तो मैं रब कर सकता हूं, यहां पे कितना आ गया, 6 जूल। तो O से C तक जाने में 6 जूल लगा टोटल। अब मैं देखता हूं OBC में क्या होता है, ये तो जगह है, यहीं पे लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम OBC, यानी कि मुझे वर्क डन पता करना है O से B में और B से C में। तो भाई वर्क डन इन O से B, तो देखो O से B ये वाला जो पाथ है, क्या इस पर्टिकुलर पाथ पे x 0 है, y 0 है, और dx 0 है, ठीक है ना, x भी 0, y भी 0, dx भी 0। क्लियरली पता चल रहा है कि वर्क डन इन O to B इज 0, लेकिन फिर भी इक्वेशन लिखेंगे अपन। सो वर्क डन इन O to B इज इंटीग्रेशन ऑफ y i कैप dx i कैप प्लस x j कैप डॉट dy j कैप। तो भाई क्या क्या हमने बताया, x 0 है, y भी 0 है, और dx भी 0 है। x y 0 और dx 0, ये वाली टर्म 0, यहां पे x 0, तो ये वाली टर्म भी 0। तो वर्क डन इन O to B इज 0 जूल, ठीक है ना। इसको एक अलग जगह पे लिख लिया। अब क्या पता किया हमने, वर्क डन इन B to C, ये कितना आएगा, तो इक्वेशन इसकी भी लिख करके चलते हैं, y i कैप dx प्लस x j कैप इंटू dy j कैप। अब देखते हैं इसमें BC में क्या होगा। देखो ये लाइन जा रही है यहां से यहां, तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है y बराबर तो 3 है, और x बराबर कितना है, x बराबर है यहां पे 2, और यहां पे जो dy है वो आपका 0 है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे क्या इक्वेशन अपन बना सकते हैं,
y बराबर 3 है और dy 0 है। dy अगर 0 है तो क्या ये वाली पूरी की पूरी टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, 0 हो गई, है ना। और y बराबर यहां पे 3 है, तो यानी कि 3 और i डॉट dx i कैप, यानी कि अंदर क्या बचा dx, और x में लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक की लिमिट है, तो ये लगा दी हमने 0 से 2 तक की लिमिट। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितना आएगा, x 0 से 2, यहां पे 3, सो 3 2 जा 6 जूल। तो B से C में कितना आ गया, 6 जूल। ठीक है, मैं कुछ चीजें यहां से रब कर रहा हूं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर रखा होगा। एक तो ये रब कर रहा हूं और एक ये पार्ट यहां से मैं रब कर रहा हूं। तो ये जब हमने कैलकुलेट किया तो 0 जूल, ये वाला कैलकुलेट किया तो 6 जूल। तो भैया यहां से यहां गए तो 6 जूल, यहां से यहां गए तो 6 जूल। अभी तक तो गाड़ी कंजर्वेटिव पे चल रही है। अब इस लाइन पे भी अगर हमारा 6 जूल आंसर आ जाता है तो इसका मतलब ये डिक्लेयर हो जाएगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। आओ ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं मैं। So now we are calculating work done from O to C, और work done from O to C बहुत ध्यान से देखना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट थे वो 2,2 थे। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, बेटा इतना कोई बताता नहीं है फिजिक्स में, बट क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके नंबर बहुत अच्छे आए, तो यहां पे देखिए y बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x प्लस सी। एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है, जिसमें ये जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको अपन m बोलते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्लोप। तब ये इक्वेशन क्या बनती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे ये वाली बात, नहीं जानते तो यहां पे देख लो। तो अब आपके जो कोऑर्डिनेट है ये सब अपन ने 9th या 10th क्लास की मैथ्स में पढ़ा है, कोई नई चीज नहीं है ना। अब ये जो आपके कोऑर्डिनेट है यहां पे 0,0 एंड लेट इट बी x1, y1, या इसको x2, y2 बोल रहे हो तो इधर के कोऑर्डिनेट को क्या बोल दो, x1, y1। तो अगर आपको स्लोप पता करनी है तो स्लोप कितनी आएगी, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0। ध्यान से देखना, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 इंटू एक्स प्लस सी। तो मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, 3/2x, और c यहां पे क्या है बेटा, 0 है। c इंटरसेप्ट होता है, ये जो c है दिस इज इंटरसेप्ट, यानी कि y एक्सिस पे ये कहां पे कट कर रहा है। तो बेटा y एक्सिस या एक्सिस कहां पे कट कर रहा है, ओरिजिन पे, तो c बराबर क्या हो गया, 0। इसीलिए इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल्स टू 3/2x। अब इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था वहां पे ये जो कोऑर्डिनेट थे ये 2,2 थे, ये वाले कोऑर्डिनेट 0,0, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स बन रही थी। तब आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, क्यों, क्योंकि आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स और ग्राफ क्या होता है। लेकिन ये जो इक्वेशन बनी है, क्या ये भी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स प्लस सी। अब y2 कितना है, 2, y1 0, x2 2 इंटू एक्स प्लस सी। सो y बराबर 1x प्लस सी। अब यहां पे जो c है, क्या ये इंटरसेप्ट पे कट हो रहा है, यानी कि ये c की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू x। तो ऐसे ये इक्वेशन यहां पे आई थी। तो अगर यहां पे कोऑर्डिनेट बदल चुके हैं तो बेटा इक्वेशन तो चेंज होगी। तो स्लोप कितनी हो गई यहां पे, 3/2, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो चुकी है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अपने को क्या करना है, यहां पे वर्क डन पता करना है, O से C में वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना। तो भाई वर्क डन की इक्वेशन लिख लो। वर्क डन की इक्वेशन क्या बोलती है, O से C में इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ क्या है अपनी इक्वेशन वाई आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जे कैप डॉट डी वाई जे कैप। तो भाई अगर यहां पे x और y बराबर हैं तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, x की लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 2 और y की लिमिट है 0 से 3। तो रिप्लेस कर दो x को या y को, किसी भी एक को। तो यहां पे y डॉट dx हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 और क्या लिख दूंगा मैं यहां पे y की जगह 3x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3। अब x को मैं क्या लिख सकता हूं 2y/3, सो 2y/3 dy। इसको सॉल्व करें तो देखें कितना आता है, 3/2 को तो मैंने बाहर ले लिया और x²/2 ये 0 से 2, यहां पे 2/3 को बाहर लिया और y²/2 को ले लिया 0 से 3 की लिमिट में। सो 3/2 4/2 कितना बचेगा यहां पे 2, थ्री प्लस 3 इज 6 जूल। तो भाई हमने जब O से C में भी पता किया तब भी यहां पे क्या आ गया 6 जूल, यानी कि OAC OBC OC सबका आंसर कितना है 6 जूल, यानी कि इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये वाली बात हमको यहां पे समझ में आती है कि कौन सा फोर्स है, यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देखो एक बात और देखो, यहां पे एक चीज और है, इंटीग्रेशन हमने इस तरह से तो कर लिया। अब एक छोटा सा पैटर्न है जो आप देख लो, शायद अच्छा लग जाए। अगर x और y बराबर हैं तो अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन को नॉर्मल रखा, y की जगह x पुट कर दिया, x की जगह y पुट कर दिया। अगर मैं बोलूं दोनों ही जगह x में लिमिट डालनी है तो क्या होगा, तो यहां से हम इसको रब करते हैं। अब देखो यहां पे मैं लिमिट डाल रहा हूं x की 0 से 2, तो y को मैंने क्या लिख लिया 3/2 x dx। अब अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि भाई ये x j कैप है और ये dy j कैप है, तो अगर मैं यहां पे x को y बना दूं, क्योंकि भाई x और y तो क्या है बराबर हैं, x और y कैसे हैं बराबर है। अगर x और y बराबर है तो यानी कि dx और dy भी क्या है बराबर है। तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, x की जगह मैंने क्या रख दी यहां पे y, ठीक है ना, और y को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया 3/2 x के साथ और यहां पे dx के साथ। और लिमिट अब क्योंकि यहां पे dx आ चुका है तो यहां पे भी लिमिट क्या होगी 0 से 2। अब एक बार देखते हैं इसको सॉल्व करके, यहां से भी क्या 6 जूल आता है क्या, तो 3/2 x को सॉल्व किया तो कितना आया 3/2 x²/2 0 से 2 प्लस 3/2 x²/2 0 से 2, तो कितना हो गया 3/2 इंटू 2 प्लस 3/2 इंटू 2। तो इजीली हमने यहां से देखा कि ये भी आंसर अपने को कितना दे रहा है 6 जूल। विजिबल है सबको, ये विजिबल है। तो यहां पे इंटीग्रेशन की नॉलेज होना भी हमको बहुत जरूरी है। और वी हैव इजीली कैलकुलेटेड कि इस क्वेश्चन में आप कोई सा भी पाथ लें, इधर का ऊपर का या सीधा, जो F फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड नहीं हो रहा है, जो F फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड नहीं हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट पे। पाथ पे डिपेंड होता तो यहां अलग वैल्यू होती, यहां अलग होती, यहां अलग होती, तीनों ही पाथ पे वैल्यू सेम आ रही है, तो वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो आज हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर कुछ एग्जांपल देख लिए, समझ लिए कि दोनों में अंतर क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक या दो क्वेश्चन और लेंगे इसी पैटर्न के ऊपर, तो बना के आइएगा, क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।